नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा नवम में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भारत एवं समकालीन विश्व पुस्तक के अध्याय 2 के भाग 4 का अध्ययन करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे रूस में समाजवाद। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थीं। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी मतलब रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ा। मतलब ये संगठन था, इसको सरकार की मान्यता प्राप्त नहीं थी, इसलिए इसको कानूनी संगठन के रूप में कार्य करना पड़ता था। ये जो पार्टी थी, इसका एक अखबार निकलता था जो कि मज़दूरों को संगठित करने का कार्य करता था। और जैसे मज़दूरों के पक्ष में कोई कार्यक्रम होता था, जैसे हड़ताल वगैरह करना है, कोई बैठक का आयोजन करना है, तो इस अखबार के माध्यम से उनको सूचनाएं प्रकाशित की जाती थी। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर ज़मीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वो स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं, क्योंकि जो भूमि का बंटवारा करते थे, कृषि भूमि का, वो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो उनके अंदर सामाजिक भावना भरी हुई थी। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। वे क्रांति के नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा, क्योंकि रूस के समाजवादी देश बनने की संभावनाएं बहुत अधिक थी। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। जो समाजवादी लोग थे वो काफ़ी सक्रिय थे। 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी अर्थात समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया था। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन फ़ौरन किसानों को सौंप दी जाए। मतलब जिन पर सामंतों का कब्जा था, उस ज़मीन को किसानों को दोबारा सौंपने की मांग की। किसानों के इस सवाल पर समाजवादी लोकतंत्रवादी खेमा यानी समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। जो समाजवादी लोकतंत्रवादी थे वो समाजवादी क्रांतिकारियों की इस मांग से संतुष्ट नहीं थे। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है। लेनिन मानते थे कि किसान एकजुट नहीं हैं, उनमें मतभेद है, वे आपस में बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे। जो नौकरों से खेती करवाते थे, जो पूंजीपति किसान थे, क्या करते थे? किसानों से श्रम करवाते थे, नौकरी करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। जब संगठन की बात चलती थी, एक संगठन के माध्यम से कोई मांग की जाती थी, तो उसमें पार्टी में अलग अलग मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन यानी बोल्शेविक खेमे का मुखिया था। बोल्शेविक खेमे का मुखिया कौन था? व्लादिमीर लेनिन। तो उसकी ऐसी सोच थी कि जार किसको कहा जाता है रूस में राजा को जार कहा जाता है। तो वे सोचते थे कि जार शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या और स्तर पर उनका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। जबकि दूसरा खेमा कौन सा था? एक तो बोल्शेविक और दूसरा खेमा मेंशेविक। उनका मानना था कि पार्टी के सभी को सक्रिय सदस्यता देनी चाहिए, यानी सारे
उस उन सारे सदस्य उनको सभी को सदस्यता देनी चाहिए। अगला आता है हमारे पास उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। देखो 1905 की क्रांति है उसे उथल पुथल की क्रांति के रूप में जाना जाता है। रूस एक निरंकुश राजशाही था जिसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव और कोई अंकुश नहीं था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। तो जब 20वीं सदी थी उसके शुरुआत में भी जो वहाँ का राजा था वो राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था, उस पर कोई दबाव नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को ख़त्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। किसको? राजा के शासन को समाप्त करने के लिए। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। वो नए संविधान का निर्माण करना चाहते थे। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों यानी मुस्लिम बहुल इलाकों में, जदीदियों किसे कहते हैं? जहाँ पे मुस्लिमों की संख्या अधिक होती है, उनका भी इनको समर्थन मिला। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जो 1904 का साल था वो रूस के मजदूरों के लिए बड़ा कठिन समय रहा। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई। उस समय काफ़ी संख्या में मजदूर संगठनों का निर्माण किया गया। जब 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स यानी रूसी श्रमिक सभा, इसका निर्माण कब हुआ? 1904 में इसका गठन हुआ। इसके 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया। रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को आयरन फैक्ट्री से हटा दिया गया तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। सब एक संगठित हो गए। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि करने और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 मजदूर अपनी कुछ मांगों को लेकर कहाँ वो हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी गेपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस कहाँ है? जार का महल यानी राजा का महल, उसके सामने पहुंचा तो पुलिस और कॉन्सेक्स ने मजदूरों पर हमला कर दिया। उन प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया गया पुलिस के द्वारा। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 मजदूर घायल हो गए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता था। जो ये घटना हुई कहाँ पे? जार के महल के सामने पुलिस द्वारा जो मजदूर मारे गए 100 मजदूर, तो इसको खूनी रविवार की संज्ञा दी गई इतिहास में। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। जो रूस के अंदर जो क्रांति हुई उसकी जो शुरुआत है 1905 से इसी घटना के बाद से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी, जबकि नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे। वहाँ के लोग कहते थे, उनकी मांग थी कि नागरिकों को स्वतंत्रता मिलना चाहिए। तो ऐसी मांग करते हुए वहाँ के जो विद्यार्थी थे उन्होंने कक्षाओं का बहिष्कार किया और विश्वविद्यालय बंद करा दिए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यम वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। किसकी? यूनियन ऑफ यूनियंस की। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। वहाँ की संसद को क्या कहते हैं? रूस की संसद को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। जैसे हम भारत में संसद कहते हैं वैसे ही वहाँ पे
वहाँ की संसद ड्यूमा कहलाती है। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनों और फैक्ट्रियां कमेटियां भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद के ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनधिकृत रूप से काम करने लगी। बहुत सारे संगठन बन गए, यूनियनें बन गई, कमेटियां बन गई, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। 2 बार ड्यूमा निर्वाचित हुई, उसका गठन हुआ, लेकिन पहली तो 75 दिन में और दूसरी ड्यूमा को 3 महीनों के भीतर जार ने, राजा ने बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। वो निरंकुश रहना चाहता था। कोई उसके मामले में हस्तक्षेप नहीं करे, कोई उस पर उसके कार्य में दबाव नहीं बनाए, हस्तक्षेप नहीं करे, वो ये चाहता था। उसके मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनीतियों को भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को इससे बाहर रखा। इसके अगले 5वें भाग में हम पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।